तो आज की ये पहली क्लास है। इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का डेफिनीशन क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर का डेफिनीशन जानने से पहले ग्रामर के स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रामर के स्पेलिंग में अक्सर करके बच्चे त्रुटियां करते रहते हैं। एक्चुअली ग्रामर में GRAMMAR होता है, ER नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके डेफिनीशन की। इसकी डेफिनीशन क्या होता है, तो इसके पहले ही डेफिनीशन लिखने के पहले ही मैं थोड़ा सा एक क्लेरिफिकेशन करूँगा, ठीक है। आप सोचेंगे वो क्या क्लेरिफिकेशन है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम इसके वर्ड को समझ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर जो वर्ड है इसके पहले मीनिंग को समझते हैं। तो इंग्लिश देख रहे हैं, ये तो एक सब्जेक्ट है। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है मतलब एक। और जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, पंजाबी, गुजराती, ये सारे के सारे लैंग्वेज ही होते हैं। तो ये तो लैंग्वेज हो गया। अब लैंग्वेज, ये इंग्लिश का आपने मतलब समझा। अब समझते हैं ग्रामर क्या है। तो ग्रामर क्या है, ग्रामर एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को कैसे हमको, उसके वर्ड का कैसे, कहाँ पे कैसे यूज करना है, कैसे टेंस का यूज करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मोटी मोटा भाषा में इतना बस समझ लीजिए कि किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से जो हमको उसका ज्ञान करा दे, हमको बता दे, वही जो होता है ग्रामर कहलाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं ऐसे, अगर हिंदी में बोले तो ग्रामर जो है एक सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल कहने का मतलब क्या है कि ग्रामर के अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं, और ये सारे नियम का काम इतना है कि वह लैंग्वेज को अच्छे से आपको पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, इन सारी चीज़ों को आपको सिखाएगा। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए आप लिख सकते हैं ग्रामर। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश ग्रामर क्यों नहीं लिख रहा हूँ। एक्चुअली ये ग्रामर का जो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ ना, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है। एक तरह से इतना समझिए कि ये जो है एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये सभी लैंग्वेज पर काम करेगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए उसके ग्रामर की ही नीड होती है। और ग्रामर यही बतलाता है कि कैसे उस लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना, बोलना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको इसमें जो इंग्लिश ग्रामर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ओनली ग्रामर मेंशन कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ एक तरह से है एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बनेगा। तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर जो है वह बहुत सारे नियमों का क्या है, एक सेट है। विच टेल्स अस how to write, या how to write की जगह पे आप यूज कर सकते हैं how to use, how to use words, sentences, tenses, etc. correctly, correctly in a language, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन जो मैं लिखा हूँ, अब इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, ग्रामर एक जो है ये रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है, कि मतलब ग्रामर में बहुत सारे नियम हैं, और वो सारे नियम जो हैं वो टेल्स अस, हमको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि हाउ टू यूज, कैसे हम यूज करें, किन को, तो वर्ड्स को, सेंटेंस को, टेंस को, इन सब चीज़ों का, यानी आगे भी एटसेट्रा लिखे, मतलब बहुत सारी चीज़ों का पंक्चुएशन मार्क्स भी आता है। इन सब चीज़ों का हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम इनको लिखेंगे, इन सब चीज़ों का करेक्टली, मतलब सही सही जो हमको नॉलेज कराता है, ज्ञान कराता है, उसी कहा जाता है ग्रामर कहा जाता है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सेकंड थिंग क्या है कि हम अब जब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले समझेंगे ग्रामर का सबसे बेसिक चीज़ है, यानी कि सबसे छोटी चीज़ क्या है उसको पहले जाने, या लैंग्वेज का भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज की सबसे छोटी चीज़ क्या है, उसको वो क्या है, इसको पहले जानते हैं। तो
अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे जो छोटी चीज़ है ये है आपका, ये है लेटर, LETTER। अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें नंबर ऑफ जो लेटर्स होता है, यू नो इट वेरी वेल कि ये नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं ये टोटल 26 होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं ये 26 होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, अपनी हिंदी लैंग्वेज को ही देख लीजिए, हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत सारे, हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत सारे लेटर होते हैं, और आपने देखा होगा इसमें हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश से भी कहीं ज़्यादा लेटर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो लेटर्स जो होते हैं उन लेटर्स में कई चीज़ें समाहित होती हैं, कई चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे वावेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन हम यहाँ पर एक थोड़ी सी विशेष चीज़ आपको बताने वाले हैं। लेटर के अंतर्गत हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, केवल वावेल और कॉन्सोनेंट नहीं, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सेमी वावेल भी। तो चलिए ये समझते हैं कि कौन कौन वावेल होता है, कौन ऐसा लेटर है जो सेमी वावेल होता है, और कौन ऐसा लेटर है जो कॉन्सोनेंट होता है। तो सबसे पहले हम वावेल की बात करेंगे। ठीक है, तो वावेल को लेते हैं, VOWEL, वावेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। और इंग्लिश में जो 26 जो टोटल लेटर्स हैं उसमें से A, E, I, O एंड U, मतलब ये लेटर काउंट कीजिए तो कितने हुए, ये टोटल 5 हुए, टोटल हो गए 5। अब 26 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट करिए। जब आप 26 में से 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो मिलता है कितना, 21। यानी कि अब हमारे पास जो अगले जो 21 बचेंगे वो जो हैं कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये लेटर हो गए, लेटर टोटल 26 हो गए, और 26 लेटर में 5 हो गए, वावेल स्वर हो गए। अब बचा क्या, कॉन्सोनेंट, CONSONANT। अभी समझेंगे कॉन्सोनेंट क्या है। तो कॉन्सोनेंट जो है, आप जो A से Z तक जो टोटल लेटर होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये टोटल जो हो गए लेटर्स हो गए, ये टोटल 26 लेटर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे कि मान लीजिए जब हम बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, जब छोटे बच्चों को, तो उनकी कॉपी में जब वर्क दिया जाता है ना, तो जो एक लाइन होता है, तो आपने देखा होगा लाइन कुछ ऐसे होता है, इस प्रकार से लाइन होता है। तो एक्चुअली ना जब हम लिखते हैं ना इन लेटर्स को, जब उस कॉपी में लिखते हैं, तो इसमें भी एक तरीका होता है लिखने का, कि आप एक जो पूरी लाइन होती है ना, एक लाइन में आप 4 लेटर्स को लिखा जाता है। एक मतलब नॉर्मली अगर बोला जाता है जैसे ABCD, उसके बाद अगला जो होता है EFGH, वो अगले वाली लाइन में चला जाता है। मतलब एक नॉर्मली तरीके से यूज करते हैं, ये काफ़ी परफेक्ट वे है इसको लिखने के लिए कॉपी में। ठीक है, तो चलिए अब ये समझते हैं, हमने देखा कि ये टोटल जो है 26 लेटर हो गए। अब इन 26 लेटर में 5 जो है हम निकाल देते हैं वावेल को। कौन कौन, तो A निकल गया आपका, E निकल गया, AEI OU, ये आपके 5 लेटर्स जो हैं इसमें से निकल गए। तो अब आप काउंट करेंगे तो टोटल बच्चे इसमें से 5 निकलने के बाद टोटल बच्चे 21। अब 21 बचे, तो 21 जो है वो सब कॉन्सोनेंट हैं। अब कॉन्सोनेंट तब कौन कौन है, तो कॉन्सोनेंट आपके हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट जो है आपका हो जाएगा कौन कौन सा, A तो निकल गया, तो हो जाएगा B C D, E भी निकल चुका है, तो हो जाएगा F G H I भी निकल चुका है, तो हो जाएगा J K L M N O निकल चुका है, तो P Q R S T U सॉरी U तो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ U जो है आपका निकल चुका है, तो U हो गया, तो U V W X
YZ है। ये टोटल हो गए आपके कॉन्सोनेंट, और इनका नंबर जो है कितना होता है, तो इनका नंबर होता है कॉन्सोनेंट की जो नंबर होती है टोटल 21। लेकिन इनके साथ साथ एक चीज़ को जानना और भी आवश्यक है, वो क्या होता है बच्चों, तो वो होता है आपका सेमी वावेल। सेमी वावेल, अब मैं आपको ये समझाऊंगा क्यों किसी लेटर को सेमी वावेल बोला जाता है। सेमी वावेल का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कभी ऐसा होगा कि मतलब वो वावेल कंप्लीटली नहीं रहेगा, सेमी मतलब आधे वावेल रहेगा और आधा वो कॉन्सोनेंट के तरीके से काम करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लेटर है होंगे सेमी वावेल के अंतर्गत, जो लेटर होंगे वो कभी कभी वावेल का भी काम करेंगे और कभी कभी वो कॉन्सोनेंट का भी काम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेमी वावेल में कौन कौन से लेटर होते हैं, किस किस लेटर को सेमी वावेल बोला जाता है। तो देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत 2 लेटर आते हैं। कितने आते हैं, तो 2 आते हैं। एक होता है बच्चों, एक होता है W और एक होता है Y। ये जो दो होते हैं ये होते हैं सेमी वावेल, W और Y। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको सेमी वावेल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले देख लूं कि क्या वीडियो चल तो रहा है ना। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सेमी वावेल जो W और Y हैं, आखिर में इनको सेमी वावेल क्यों कहते हैं, ये समझना जरूरी है। तो चलिए मैं आपके सामने पहले कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप उस वर्ड्स को देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हो गया आपका ठीक है ओके, जैसे मान लीजिए आपका हो गया Y, ये ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, सॉरी, इसको हम इरेज करते हैं और फिर हम लेते हैं एक दूसरा कलर। और कौन सा कलर लें, मैं बनाता हूँ एक ऐसा कलर जो ज़्यादा लाइट में हो। यस, नो, ठीक है, ये कलर लेते हैं, गुड। तो अब जो है हम एक कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखते हैं, आप खुद पहचान जाएंगे कि मतलब आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्यों आखिर में सेमी वावेल उसको कहा जा रहा है। मतलब कभी वावेल कभी कॉन्सोनेंट का काम कैसे वो करता है, ये समझना है। जैसे मान लीजिए हो गया, लिखा हूँ मैं YOU, यू हो गया। एक और लिख रहा हूँ मैं जैसे WAY, वे। अब दोनों को हम प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं, हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको, तो इसको पढ़ते हैं आप यू और इसको पढ़ते हैं आप वे। ठीक है, तो आप देखेंगे यह यू जो है, वाई जो है, इस वाई से एक लेटर बन रहा है हिंदी में य। तो यानी कि यहाँ पे वाई जो है, एक जो य बन रहा है, य को हिंदी में बोला जाता है व्यंजन, कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो ये वाई, इसका मतलब वाई से य बन रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को यहाँ पे कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। बट यहाँ पे देखिए WAY, तो आप बताइए अगर y से यहाँ पे य बन रहा था तो क्या यहाँ भी तो y से य बनना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर y से य नहीं बन रहा है, यहाँ पर y से मात्रा बन रही है। तो वावेल का एक्चुअली वावेल का काम क्या होता है, वावेल का काम ही होता है कि मात्रा का निर्माण करना। ठीक है, जैसे हम हिंदी में 12 खड़ी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सब मात्राएं जो होती हैं, हालांकि इनसे भी और भी मात्राएं होती हैं कुछ, तो ये मेजरली मात्राएं होती हैं, जो ये टोटल 12-13 मात्राएं होती हैं। ये सारे मात्राओं का निर्माण इंग्लिश के जो AEIOU होते हैं इन्हीं से मिल करके बनाया जाता है, इन सभी मात्राओं को। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मात्रा जो है यहाँ पर Y से भी बन जा रहा है, तो यहाँ पर ये Y मात्रा बनाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर Y वावेल हो जाएगा, क्योंकि वावेल का काम होता है मात्रा बनाना, तो मात्रा बनाने का काम Y करे, तो इसलिए Y भी यहाँ पे वावेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर Y तो मात्रा नहीं बना रहा है, यहाँ से तो य अक्षर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। तो इसी कंडीशन की, इसके इसी क्वालिटी के कारण Y को बोला जाता है सेमी वावेल, क्योंकि कभी ये वावेल का काम करेगा, कभी ये कॉन्सोनेंट का काम करेगा। जैसे यहाँ कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है तो यहाँ पर वावेल का काम कर रहा है। ये तो हो गया Y। अब आप कहेंगे कि चलिए W का भी कुछ एग्जाम्पल हमको दिखा दीजिए, तो ठीक है, हम आपको दिखाते हैं W का एग्जाम्पल। जैसे होता है WATER, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ते हैं वाटर।
तो फिर आप सोचेंगे अच्छा सर इसका मतलब W से बन गया व, W से बन गया व बन गया, तो फिर अब व बन गया तो जो कि व एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर W जो काम कर रहा है ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कॉन्सोनेंट के रूप में काम कर रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है, तो मुझे अब आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें W कॉन्सोनेंट के रूप में काम ना करता हो। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा बस एक वर्ड मीनिंग है COW। अब COW को वैसे तो पढ़ा जाता है हिंदी में काऊ, ऐसे पढ़ते हैं। तो यहां पर ऊ क्या है? अगर काऊ में ऊ क्या है? ऊ जो है मात्रा का है, मात्रा है, ठीक है, स्वर है ये। इसका मतलब यहाँ पर W जो है ये स्वर का काम कर रहा है, मतलब वॉवेल का काम कर रहा है यहाँ पे W। तो इसलिए इसके इस गुण के कारण W कभी कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, W कभी वॉवेल का काम कर रहा है। इसके इसी क्वालिटी के कारण W को भी बोल दिया गया है सेमी वॉवेल। तो आज से आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं इसमें से 5 जो होते हैं वावेल होते हैं और 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन उस कॉन्सोनेंट में कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जैसे W और Y जो कभी कभी वावेल का भी काम करते हैं, इसलिए उन W और Y को सेमी वावेल भी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो आपने अभी समझा इस वाले जो पेज पर आपने ये देखा कि हमने इसमें आपको समझाया ग्रामर और लेटर के बारे में हमने समझाया और ये सब चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि लेटर जो होता है किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट होता है। अब सोचेंगे यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब इकाई। जैसे अगर आपने साइंस आप अगर पढ़े होंगे, अगर उसमें आप पढ़े होंगे बायोलॉजी, तो आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे कि जो हमारा शरीर है, शरीर का जो यूनिट है वह सेल है, कोशिका है। यानी कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। हालांकि कोशिकाओं के भी पार्ट होते हैं, लेकिन हम सबसे छोटे पार्ट को हम यूनिट के रूप में हम कोशिका को मानते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनसे किसी चीज़ का क्या हो रहा हो, निर्माण हो रहा हो। तो ऐसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे लिखेंगे वो सब के सब लेटर से ही तो बनेंगे, ए से लेकर के जेड से ही तो बनेंगे। इसीलिए इनको कहा गया है ये सबसे छोटी यूनिट है, क्योंकि इन्हीं का यूज करके आगे हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, हमको वर्ड पढ़ना होगा, सेंटेंस पढ़ना होगा, स्टोरी पढ़ना होगा, सब में लेटर का ही यूज होगा। सो दैट लेटर इज कॉल्ड एज अ यूनिट ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, मतलब इसीलिए हम ए से जेड तक जो लेटर्स होते हैं 26, इसको हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिट है। तो आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो यहीं पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगली टॉपिक में हम अगले पेज पर पहुंचने से पहले कि जो हम इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारा जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में केवल हम अगर कहिए तो कंप्लीटली 9 चीज़ को ही केवल पढ़ते ही हैं। केवल 9 तरह के वर्ड्स आते ही हैं। मतलब आपका जो पूरा इंग्लिश का बुक है ना, इस पूरे इंग्लिश के बुक में केवल 9 वर्ड्स ही होते हैं। आप सोचेंगे कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अब आपको बताने वाला हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखते हैं, तो फिर आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए उस टॉपिक पर पहुंचते हैं। ये रहा अब हमारा अगला पेज, और इस पेज पर प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स, ओहो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मैं आपको जो है ना सबसे पहले इसका मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर वो वीडियो को देख रहे होंगे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स, तो उनके लिए थोड़ा समझने में सहूलियत हो जाएगी।
पता है क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं ना, तो जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जो उसका मेन हेडिंग, अगर हम उसको समझ जाए ना, तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं जब कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ तो सबसे पहले उसका जो वर्ड है ना, मतलब हम अगर कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो टॉपिक का जो वर्ड है ना, पहले हम उसके मीनिंग को समझाएं, क्योंकि ये लगभग आधी पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आधी यहीं से हो जाती है। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका होता है हिंदी अर्थ अगर बोले तो ये होता है प्यारे बच्चों, भाषा के भेद। भाषा के भेद, भेद का मतलब समझ सकते हैं। एक तरह से आप भेद न बोल करके इसको आप एक अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप तब? तो प्यारे बच्चों, ओहो, थोड़ा सा हमको और स्मार्ट बनना होगा। तो स्मार्ट बनने के लिए ये हो गया, भाषा के अंग हम बोल दें तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। भेद नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब भाषा के अंग जो वर्ड है ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अब इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो शरीर है, ये शरीर के कई सारे अंग हैं, मैं पूछूं आपके शरीर के कितने अंग हैं? तो ऐसे तो बहुत सारे अंग हैं, लेकिन मेजरली अगर बात करें तो नाक, मुंह, आँख, कान, हाथ, पैर, बाल, ये सब के सब क्या है हमारे शरीर के? तो अंग हैं, पार्ट्स हैं। और जब इन सभी को एक सिस्टमेटिक ढंग से लगाया गया तो हमारी बॉडी बनी है, ठीक है। वैसे ही भाषा भी कई सारे अंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो उसी अंगों को हमको पढ़ना है कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा है, वो किन से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम कभी भी अगर हम बॉडी पर अगर जाते हैं तो बॉडी को अगर हमको अलग अलग करना हो पार्ट को, तो हम क्या करेंगे? एक हाथ हो जाएगा, एक पैर हो जाएगा, कान हो जाएगा, आँख हो जाएगा, नाक हो जाएगा। तो ये सब पार्ट्स हैं ना, इन सबको जब समाहित करते हैं एक पास में सिस्टमेटिक ढंग से, तो एक बॉडी बनती है, एक मानव बनता है, एक शरीर बनती है, ठीक है। वैसे ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम जो भाषा के अंग के अंतर्गत हम इस भाषा के उन पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिन पार्ट्सों को जोड़ करके एक साथ ला करके सिस्टमेटिक ढंग से एक भाषा का निर्माण होता है। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एक चीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई टॉपिक को लेकर के आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, अगर समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार हमसे ज़रूर बताएंगे, उसके बारे में आप कमेंट कर देंगे, तो मैं निश्चित अगली बार से मैं कोशिश करूँगा उसको और ही मैं थोड़ा सा जनरल वे में और काफ़ी ज़्यादा ऐसे वे में मैं आपको समझा पाऊँ जिससे आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके समझ पाएँ उसको, तो मतलब काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखिए, तो भाषा के अंग हम पढ़ने चल रहे हैं, तो आज हम जानेंगे ये कि भाषा के कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने अपने बॉडी के पार्ट्स तो गिनाया कि हाथ, पैर, नाक, मुंह, जीभ, ये सब के सब पार्ट्स ही हैं, तो ऐसे भाषा के भी पार्ट्स होंगे जिनसे मिलकर के भाषा बन रही होगी। तो कौन है? तो देखिए बच्चों, ये टोटल जो होते हैं ना, ये टोटल होते हैं आप कहे तो ये 9 होते हैं। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल 9 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयर आर 9। ओह, ये 9 थोड़ी है, ये तो 11 हो गया। देयर आर 9 ऐसे लिखें? नहीं, ऐसे लिखना अच्छा नहीं रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो टोटल 9 पार्ट्स होते हैं भाषाओं के। अब हम ये समझेंगे आखिर में वो जो 9 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो लेट्स सी, पहला होता है बच्चों नाउन। एक बात मैं आपसे, एक बात को अपनी एक मतलब मेरा जो एक आइडिया है, एक विचार है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस मेरी बात को सुनिएगा। कभी भी आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, और आप इस पर्पस से पढ़ाई कर रहे हो कि मुझे आगे चल करके
मुझे अपने फ्यूचर पढ़ाई के क्षेत्र में ही मुझे अपना एक बेहतर करियर बनाना है पढ़ लिख करके, तो आपको एक चीज़ अपने एक तरह से कहिए कि एक चीज़ को आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। वह यह चीज़ है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई को आप केवल अपने एकेडमिक जो क्लासेस हैं, जो कोर्सेज हैं, जैसे आप किसी क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो केवल आप उस क्लास में पास होने के लिए मत पढ़िए। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फ्यूचर में अगर आप पढ़ करके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होना ही पड़ेगा। यू नो इट वेरी वेल कि जो हमारे मार्कशीट होते हैं बस इस चीज़ के प्रमाण होते हैं कि हमने इस कोर्स को किया हुआ है। आप कभी भी ऐसा नहीं सुनने के लिए पाए होंगे चाहे पाएंगे कि कोई लड़का है जो इंटरमीडिएट में 90% लाया हुआ है, 95% लाया हुआ है, 98% लाया हुआ है और चला गया जो है किसी में संस्थान में और वहाँ पर बोल दिया कि मेरा तो इतना % आया हुआ है तो उसको नौकरी मिल गई। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर कोई थर्ड डिवीजन भी पास है तो उसको भी कंपटीशन में अपीयर होना होता है, और अगर कोई टॉपर है 99% भी लाना है तब भी उसको भी उसी कंपटीशन में अपीयर होना होता है। इसलिए हमारी तैयारी केवल एकेडमिक तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए, क्योंकि उसमें आपकी एकेडमिक भी आ जाएगी। तो मेरे इस चीज़ को, मेरी इस बात को, मेरे अगर विचार को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने में। ठीक है, चलिए हम इसके सभी 9 पार्ट्स को सबसे पहले लिख लेते हैं। 9 पार्ट जो है कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्यारे बच्चों प्रोनाउन। ठीक है, मैं एक्चुअली देखिए मतलब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसको मैं क्रम को इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली इसको एक सीरीज में लिखना इसलिए आवश्यक होता है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्टेप बाय स्टेप समझना काफ़ी जरूरी होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताने में ना ज़्यादा समझ में आने लगती है। जैसे अगर मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो अगर आप नाउन को पढ़े रहेंगे तो आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए जो मैं चीज़ों को लिखूंगा एक बहुत ही सीरीज में लिखूंगा, ताकि आपको चीज़ों को मैं जब समझाऊं तो आप बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, एक कनेक्ट करके अपने पीछे वाले चीज़ों से उसको अच्छे से समझ सकें, तो एक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तभी तो आप बेसिक से एडवांस तक जा पाएंगे ना। तो एक हो गया नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन। अब इसके बाद आएगा एडजेक्टिव। ये चीज़ जान लीजिएगा, आपको एडजेक्टिव पढ़ना है तो एडजेक्टिव को जब आप डिफाइन करेंगे तो उसमें नाउन और प्रोनाउन आएगा, इसीलिए नाउन प्रोनाउन को पहले पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव पढ़ने के लिए उसको वो उसमें आएगा ही आएगा। तो एडजेक्टिव हो गया। फिर बच्चों आता है चौथा आता है इसके बाद वर्ब। फिर आता है प्यारे बच्चों 5वां, जिसको बोलते हैं एडवर्ब। फिर आता है छठवां को बोलेंगे, छठवां में क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन। इसके बाद आता है 9वां जो है ये होता है इंटरजेक्शन। सॉरी, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, 7वां तो मैंने मिस्टेक कर दिया। ओ आई सी, जस्ट ये जो है हमको यहाँ पे करना है 7वां। तो देखिए बच्चों, तो इसको पहले सही कर लेते हैं, शी हो गया ना, तो हमको करना है यहाँ पे 7वां जो है आपका कंजंक्शन है, और फिर इससे भी हमको इरेज करना पड़ेगा। तो ये 8वां जो है आपका इंटरजेक्शन, INTERJECTION। और सबसे लास्ट वाला जो आता है प्यारे बच्चों, ये होता है आर्टिकल। ठीक है, तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मजे की बात है, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जब तक पढ़ाई करेंगे और आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पूरे बुक में बस यही होंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। केवल 9 ही होंगे उस पूरे बुक में। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ठीक है, इन सब चीज़ों के अब एक एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन करके समझेंगे, ताकि दिमाग में भेजे में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा बोरियत भी महसूस हो सकता है। लेकिन आपको जैसा भी क्लास को देखने के बाद ना प्लीज़ आपको जैसा भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ हमें लिख करके ज़रूर भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। मुझे बहुत ही बेसब्री से आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा, तो आप भेजिएगा, ताकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें इम्प्रूवमेंट करने लायक होगा तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा, ताकि आपकी पढ़ाई को और बेहतर बना सकूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं अभी। आप इतना जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप इन सब चीज़ों को आपने देखा, सुना, समझा, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप मुझे लिखिएगा। मैं आगे की जो क्लासेस होंगी मैं इससे भी और बड़ा बना सकता हूँ। लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक वादा करता हूँ कि आपको बेसिक से एडवांस तक तो ज़रूर ही मैं लेकर के जाऊँगा, चाहे जो भी करना पड़े। तो प्लीज़ आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज का क्लास अब यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी को नमस्ते, इजाज़त है अब हमें जाने की। थैंक यू।